दादी जी के दिल में राध्या के प्रति जमा हुई गहरी घृणा पिछले कुछ महीनों में इतनी तीव्र हो गई थी कि उनका मन अब केवल एक ही विचार से भरा था, राध्या को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कर देना। वे समझती थीं कि इस बार कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं तो उनकी योजना धरी रह जाएगी। इसीलिए दादी जी ने चुपचाप एक बदनाम गैंग के सरगना से मुलाकात की और उसे मोटी रकम के बदले में राध्या को रास्ते से हटाने का ठेका दे दिया। उनकी समझ में यह सबसे आसान और निर्विघ्न तरीका था ताकि कोई भी उन पर शक ना कर सके। इसके बाद वे अपनी दैनिक दिनचर्या में वही रहने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर अंदर ही अंदर एक ठंडी योजना पलट रही थी। अगली सुबह राध्या ने घर का कुछ सामान लेने का विचार किया और बिना किसी को बताए अकेले बाजार की ओर निकल पड़ी। बाजार में आज भीड़ थी, रास्तों पर सजे दुकानों की चकमक, मसालों की गंध और बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। मक्खियों की गुडरगू, रिक्शों की धुंधली आवाज और दूर से आती साइकिल की घंटी का शोर एक अलग ही रंगमंच बनाते थे। राध्या को अंदाजा नहीं था कि कुछ दूर से कुछ अनजान चेहरे उसके हर कदम पर नजर रख रहे थे। वे गुंडे धीरे धीरे उसके पीछे चल रहे थे, बार बार फोन पर अपनी लोकेशन अपडेट करते हुए, ताकि उनका नेटवर्क पूरे समय जुड़ा रहे। राध्या एक दुकान से सामान खरीद कर निकली और उसके बाद एक शांत गली की ओर मुड़ गई, जहां सड़क की एकांतता और पुरानी दीवारों पर चढ़ी धूल की परतें उसे अचानक अकेला छोड़ गई। जैसे ही वह गली में अंदर घुसी, चारों ओर से गुंडों ने उसे घेर लिया। उनके चेहरों पर क्रूरता के भाव थे और हाथों में लोहे के डंडे चमक रहे थे। दीवारों पर पुरानी पेंट की परतें हवा में धूल के कणों के साथ तैर रही थी। राध्या की आंखों में भय उभरा और वो जोर से बोली, तुम लोग कौन हो? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? गुंडों का सरगना एक मुस्कान के साथ बोला, आज कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इतने में एक गुंडे ने लोहे का डंडा उठाया और राध्या के सिर पर वार करने के लिए दौड़ा। उसी पल पीछे से एक मजबूत हाथ ने डंडा पकड़ लिया। सभी मुड़कर देखने लगे और पाया कि सामने एक युवक खड़ा है, प्रथम। प्रथम की आंखों में गुस्सा और दृढ़ता दिखी। उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ, राध्या को कोई छू नहीं सकता। इसके बाद बाजार के बीचों बीच एक भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। 5-6 गुंडे एक साथ प्रथम पर टूट पड़े। कुछ ने डंडों से वार किए, तो कुछ ने लातों और मुट्ठियों से प्रहार किए। प्रथम ने अपनी तेज गति और संतुलन का उपयोग करते हुए एक एक वार को टाला और फिर उनके हाथों से डंडे छीन लिए। वह पीछे धकेलते हुए सभी को वापस खदेड़ देता था। आसपास के दुकानदार और राहगीर दूर खड़े होकर यह दृश्य देखने लगे। कुछ ने चिल्लाकर मदद मांगी, कुछ ने अपने सामान को छोड़कर भागने की कोशिश की, कुछ ने तुरंत पुलिस को फोन किया, तो कुछ ने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसी भागदौड़ में एक गुंडा पीछे से चुपचाप आगे बढ़ा और अपने डंडे को पूरी ताकत से प्रथम के सिर पर मारने के लिए उठाया। राध्या ने यह देखकर जोर से चिल्लाया, पीछे। लेकिन प्रथम पलटने में देर हो गई। डंडा तेजी से गिरा और सीधा राध्या के सिर पर आ गिरा। एक जोरदार प्रहार से उसके सिर से खून की धारा बह निकली और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। राध्या को घायल देख प्रथम की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों उमड़ आए। उसने अपने हाथ का डंडा धीरे से जमीन पर रखा और फिर उसे अपने घुटने पर तोड़ दिया, जिससे 2 टुकड़े निकले। उसने गुस्से से कहा, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचाएगा। फिर वह पूरी ताकत से सभी गुंडों पर टूट पड़ा। वह एक एक को जमीन पर गिराने लगा। जो भागने की कोशिश करते, उन्हें भी उसने पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही मिनटों में सब गुंडे घायल होकर वहां पड़े रहने लगे। इधर राध्या दर्द से अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रथम तुरंत उसके पास पहुंचा और कंपती आवाज में बोला, राध्या, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राध्या ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए था। प्रथम ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। जब एम्बुलेंस वहां पहुंची, तब पुलिस भी दस्तक दे रही थी। पुलिस ने सभी घायल गुंडों को गिरफ्तार कर लिया और मौके पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। साथ ही पुलिस ने मौके से कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले ताकि हर एक की गतिविधियां स्पष्ट हो सके। इस बीच मित्तल परिवार को भी खबर मिल गई और सबसे पहले वे अस्पताल पहुंचे। दादी जी भी वहां आईं, लेकिन उनके चेहरे पर झूठी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वे रोने का नाटक कर रही थी, जबकि अंदर ही अंदर वे डरी हुई कि कहीं गिरफ्तार गुंडे उनका नाम पुलिस को ना बता दे। पुलिस ने तुरंत पूछताछ शुरू की। शुरू में गुंडे कुछ नहीं बोले, पर जब पुलिस ने सख्ती बढ़ाई तो गैंग का सरगना टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उन्हें राध्या पर हमला करने के लिए एक बुजुर्ग महिला ने पैसे दिए थे। इंस्पेक्टर ने तुरंत उस महिला की पहचान पूछी। सरगना कांपते हुए बोला, हमने पैसे दादी जी से लिए थे। यह सुनते ही पूरा मित्तल परिवार हक्का बक्का रह गया। सबकी नजरें दादी जी पर टिक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इसी समय डॉक्टर बाहर आए और बताया कि राध्या अब खतरे से बाहर है, उसे कुछ दिन आराम की जरूरत होगी। यह सुनकर प्रथम ने भगवान का धन्यवाद किया और भावुक होकर राध्या का हाथ पकड़ लिया। अंत में पुलिस ने दादी जी से पूछताछ के लिए आगे बढ़ी। दादी जी पीछे हटी और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वही प्रथम ने उन्हें गुस्से से देखते हुए कहा, अब हर पाप का हिसाब होगा और इस बार कोई बच नहीं पाएगा।
पुलिस की टीम ने जैसे ही दादी जी से औपचारिक पूछताछ शुरू करने का निर्णय लिया, उसी क्षण अस्पताल में एक व्यस्त सलूट पहने हुए वकील प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे और वे सीधे पुलिस अधिकारी के समक्ष खड़े हो गए। वकील ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि केवल किसी गुंडे के एकल बयान के आधार पर किसी को भी दोषी ठहराना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी भी आरोप की पुष्टि के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य अनिवार्य हैं। पुलिस ने इस तर्क को गंभीरता से सुना और कुछ देर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि दादी जी को फिलहाल अस्पताल से जाने की अनुमति दे दी जाए, परंतु उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इधर प्रथम का पूरा ध्यान और मनोयोग राध्या की ओर केंद्रित हो गया था। राध्या अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसके सिर पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर दर्द के भाव झलक रहे थे। डॉक्टरों ने प्रथम को बताया कि राध्या को गंभीर चोटें आई हैं, विशेषकर सिर में, और अगले 24 घंटे उसके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर प्रथम का हृदय धड़कने लगा और वो एक कुर्सी खींचकर राध्या के बिस्तर के पास बैठ गया। पूरी रात प्रथम ने एक पल के लिए भी आंखें नहीं मूंदी। वह राध्या के हाथ को अपने हाथ में पकड़े हुए था और मौन में प्रार्थना कर रहा था। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि यदि कोई उसकी जिंदगी लेना है तो उसकी जिंदगी ले ले, परंतु राध्या को कुछ नहीं होना चाहिए। वह इस विचार से ही कांप रहा था कि राध्या जैसी पवित्र आत्मा को कोई हानि पहुंचे। रात के तीसरे प्रहर के आसपास जब अस्पताल की बत्तियां मद्धम पड़ गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, राध्या की आंखों की पलकें हिली। वह धीरे धीरे होश में आने लगी। जैसे ही राध्या ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने सबसे पहले प्रथम को अपने सामने बैठा देखा। उसकी आंखों में थकान के बावजूद एक कोमल चमक थी। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, हालांकि उसके होठों पर बस एक हल्की सी मुस्कान आ सकी। उसने धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा कि वह ठीक है, और यह बात सुनकर उसका मन शांत हो गया। यही उसके लिए सबसे बड़ा आश्वासन था। प्रथम की आंखें भर आईं और उन्होंने एक उम्र भर के आंसू रोकने का प्रयास किया। उसने राध्या का हाथ अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए कहा कि यदि उस रात उसे कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ठीक उसी समय अस्पताल की गैलरी में इंस्पेक्टर का प्रवेश हुआ। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और वे सीधे प्रथम के पास आए। उन्होंने आगे बढ़कर बताया कि पकड़े गए गुंडों में से एक अपराधी पुलिस की निगरानी से भागने में सफल हो गया है। ये वही व्यक्ति था जिसके पास दादी जी के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य थे। इस खबर ने प्रथम के मन में एक नई चिंता और संदेह को जन्म दिया। दूसरी ओर दादी जी अपने निजी कक्ष में एक सीक्रेट फोन कॉल कर रही थी। उनके स्वर में गुस्सा और घबराहट दोनों झलक रही थी। फोन पर वह फरार गुंडे से बात कर रही थी और उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा कि यदि वह पुलिस के हाथ लगा तो उसकी जान सबसे पहले जाएगी। उन्होंने आदेश दिया कि वह सभी साक्षात्कार मिटा दे और तुरंत शहर से भाग जाए, परंतु उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि प्रथम पहले से ही उनके फोन की मॉनिटरिंग कर रहा था। उसे पहले से ही इस हमले के पीछे किसी परिचित व्यक्ति का हाथ होने का संदेह था। रात के अंधेरे में जब शहर सो रहा था, फरार गुंडा अपने कुछ साथियों के साथ शहर से बाहर निकलने की कोशिश में था। प्रथम ने, जो पीछे पीछे आ रहा था, उसे एक पुराने गोदाम तक पीछा करते हुए देखा। वह गोदाम अंधेरे में एक विशाल राक्षस की भांति खड़ा था, जिसकी दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल की परतें जमा थी। गुंडे के कुछ और साथी भी वहां छिपे हुए थे, जो अंधेरे में चेहरे पर मुखौटे लगाए खड़े थे। जैसे ही गुंडों ने प्रथम को देखा, वे एकदम से आक्रामक हो गए। उनके हाथों में लोहे की रड, डंडे और चेन थे। एक ने तुरंत प्रथम पर हमला कर दिया और फिर एक के बाद एक सभी मिलकर उस पर टूट पड़े। गोदाम के अंदर अचानक एक भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। लोहे की आवाज, चीखों और गाली गलौज की आवाजें एक अनूठी ध्वनि बना रही थी। प्रथम ने बिना घबराए बहादुरी से लड़ना शुरू किया। उसने एक एक करके सभी बदमाशों को धर दबोचा। हर बार कोई हमला करता, वह उसे निष्क्रिय कर देता। अंततः जब सभी गुंडे धर गिरे, फरार मुख्य अपराधी भागने लगा, परंतु प्रथम तेज दौड़ में उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर दबोच लिया। प्रथम के गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और उसने कहा कि अब सच बोल, तुम्हें किसने भेजा था, किसने पैसे दिए थे? डर से कांपते हुए गुंडे ने अपना मोबाइल निकाला। उसमें दादी जी के साथ हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी और साथ ही पैसे लेते समय की तस्वीरें भी थी। कांपती जबान में उसने स्वीकार किया कि उन्होंने यह सब दादी जी के कहने पर किया था। उसी समय पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई और इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने मोबाइल अपने कब्जे में लेते हुए कहा कि अब उनके पास निर्विवाद साक्ष्य हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मित्तल हाउस की खिड़कियों में प्रवेश कर रही थीं, पुलिस की जीप मुख्य दरवाजे पर रुकी। पूरा मित्तल परिवार बड़े हॉल में बैठा था। सभी के चेहरों पर चिंता और बेचैनी थी। इंस्पेक्टर ने सबके सामने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चलाई। दादी जी की आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई दे रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि राधिया को किसी भी कीमत पर जीवित नहीं रहने देना चाहिए। यह सुनते ही पूरे कमरे में एक मौन छा गया, जो किसी मृत्यु की घंटी से भी अधिक भारी था।
सभी लोग हैरान और गुस्से की दृष्टि से दादी जी को देखने लगे। ओमकार जी का दिल टूट गया, उनके चेहरे पर विश्वासघात का भाव आ गया। उनकी कांपती आवाज में उन्होंने पूछा कि क्या यह सब सच है। दादी जी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, वो स्तब्ध हो गई। पुलिस ने आगे बढ़ते हुए कहा कि उन्हें हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही पुलिस ने उन्हें हथकड़ी पहनाने का प्रयास किया, दादी जी अचानक भागने के लिए दौड़ी, लेकिन मुख्य दरवाजे पर पहले से खड़ा प्रथम ने उनका रास्ता रोक लिया। प्रथम ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि आज कानून से कोई भी नहीं बच सकता। उन्होंने राध्या को मारने की कोशिश की थी, परंतु अब सच सबके सामने आ चुका है। पहली बार दादी जी पूरी तरह टूट गई। उनकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे, जैसे कोई बांध टूट गया हो। उस दृश्य को देखकर पूरा मित्तल परिवार स्तब्ध रह गया। अचानक सब कुछ बदल गया था। वे इस नए सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे और अब उन्हें इस कठिन सत्य का सामना करना ही था।